फिजिकल बेसिस है, हम फिजिकल बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम मैटर को केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल बेसिस पे होगा और किसके बेसिस पे होगा, केमिकल बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, बट हम आपसे अभी जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बात करेंगे, फिर उसके बाद केमिकल बात करेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पहले चर्चा कर रहा हूं मैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होगा समझिएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन ध्यान रखें। फिजिकली हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है सॉलिड फॉर्म हो सकता है मैटर या फिर आपका लिक्विड फॉर्म में हो सकता है मैटर, या फिर आपका गैस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आपका मैटर का 3 क्लासिफिकेशन है। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, ये आपके मैटर के 3 फेज हैं, 3 स्टेट हैं, जिसके बारे में बात करें तो इंडिविजुअली हम सबके बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे, बट शॉर्ट में भी समझ लीजिएगा। मैटर सॉलिड फॉर्म में कब रहेगा, लिक्विड फॉर्म में कब रहेगा, गैस फॉर्म में कब रहेगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो आपके 3 पार्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे कर रहा हूं मैं। जैसे सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में क्यों है, गैस गैस फॉर्म में क्यों है। एक बात और समझिएगा, आप चाहें तो इसको इनिशियली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, समझिएगा जरा, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो आपका है फिजिकल, को मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पहले उसको रिजिड में क्लासिफाई कर रहा हूँ और दूसरा क्लासिफाई कर रहा हूँ किसमें, फ्लूइड में। ठीक है, पहला रिजिड है, दूसरा फ्लूइड है। रिजिड में जो आप लेके चलेंगे वो टोटल सॉलिड को लेके चलेंगे। फ्लूइड की बात करें तो इसमें आप 2 पार्ट लेके चलेंगे, इसमें आपका लिक्विड भी आएगा और आपका इसमें गैस भी आएगा। ध्यान रखें, रेजिड है इसमें एग्जांपल आप जिसमें आपको लेके चलना है पूरा सॉलिड के बारे में। फ्लूइड की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा और गैस हो जाएगा। ध्यान दें, रेजिड जो आपका है वो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मैटर जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी ना हो वो आपका रेजिड होगा, जबकि जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होगा वो फ्लूइड होगा। उसमें एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं हम वो कौन होगा, सभी हमारा लिक्विड होगा। ठीक है, और कौन सा होगा, गैस। तो लिक्विड और गैस दोनों के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। नदी बहती है, हवा बहती है, सॉलिड के अंदर बहने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे हम इसको कैसे हम पहचानेंगे तो इसको जो सॉलिड में है, लिक्विड में, गैस में है, तो देखने से तो पता चल जाता है, बट इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस आएंगे उनको लेके हम आगे बढ़े। तो आइए जरा चर्चा करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस के बारे में बात करें तो ध्यान रखें सॉलिड, लिक्विड, गैस मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे वो तीनों आपस में डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, हम यहाँ लिक्विड के बारे में देंगे और यहाँ इंफॉर्मेशन देंगे हम किसके बारे में, सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, फिर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखिए जैसा आपसे पहले बात कर चुके हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सब मैटर के ही पार्ट है, मैटर के ही स्टेट है। तो इस वजह से देखा जाए तो हर कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर बना हुआ है। मान लिया मैंने यहाँ मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो जो भी चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, उसको मैं स्फेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है,
ध्यान रखें, ये अगर तो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जिससे सॉलिड मिलकर बना हुआ है, और ये अगला पार्टिकल है सॉलिड का, और ये सॉलिड का अगला पार्टिकल है, ये आपका सॉलिड का अरेंजमेंट आपके सामने दिख रहा है। ये सॉलिड का अरेंजमेंट हो गया। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी आपका अरेंजमेंट इस तरह से रहेगा। गैस में बात करें तो मॉलिक्यूल उसमें और दूर दूर पाए जाएंगे, उसमें जो पार्टिकल होंगे वो काफी दूर दूर रहेंगे। ये आपके पास है। ध्यान दें, मैटर में जो भी चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, दो पार्टिकल के बीच में कांस्टेंट पार्टिकल इससे कंपोज होकर बना हुआ सॉलिड गैस, ध्यान रखें, उनके बीच के पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया बात? पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को किससे जानते हैं? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे जब आप बात करेंगे उनके बीच के डिस्टेंस की। ठीक है, ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं d1 से, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं d2 से, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं d3 से। ठीक, तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों आपके सामने है। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात करें तो सॉलिड में ध्यान रखिएगा, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां होगा? गैस में होगा। और जो लिक्विड है उसमें जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा वो गैस से कम होगा, लेकिन तो सॉलिड वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में सॉलिड और गैस दो स्टेट हैं। बेसिकली लिक्विड स्टेट जो है वो एक ट्रांजिशन फेज है सॉलिड से गैस के बदलाव के दौरान, एक बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म में ये बनता है। इसकी प्रॉपर्टी गैस और सॉलिड के बीच की होगी। ध्यान रखें, लिक्विड के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो गैस और सॉलिड के मध्य की होगी, बीच की होगी। जैसे पहला एग्जांपल डिस्टेंस को लेके बात करें, पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को लेके बात करें तो समझ में आ रहा होगा कि सब गैस से कम है डिस्टेंस और सॉलिड वाले से डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। ध्यान रखें। दूसरी बात, ये नजदीक क्यों है? तो पहला डिफरेंस आपके सामने है। पहला डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस ये हो गया कि उनके बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस कैसा है। ठीक है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहां बनेगा? गैस में बनेगा। सबसे कम कहां बनेगा? सॉलिड में बनेगा। और लिक्विड में क्या होगा? इनके बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म रहेगा, मतलब ना ही वो बहुत ज्यादा होगा ना ही बहुत कम होगा। गैस वाले से कम होगा, सॉलिड वाले से डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिए। एक बात और समझिएगा, चलिए उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, फिर उसके बारे में नहीं बात करेंगे। यहाँ पे एक बात आ सकती है कि कई लोग इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को एक ही मानते हैं। ध्यान रखें, न्यूक्लियर डिस्टेंस और पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अलग है। जब आप बात करेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में तो ध्यान रखें वो इनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस होगा और वो होगा n1। यहां मैं उसको दिखा रहा हूं किससे? n2 से, और यहां आप दिखा सकते हैं n3 से, आप मान सकते हैं। खैर उसको छोड़ते हैं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, वहां पे आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो पहला आपका डिफरेंस आपके सामने है कि सर सॉलिड में जो गैप होगा क्या होगा? वो कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा होगा, गैस में उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के अगले डिफरेंस के बारे में। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड गैस के अगले डिफरेंस के बारे में अगर तो बात करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दें। सॉलिड में गैप कम था, लिक्विड में गैप ज्यादा था, गैस में गैप और ज्यादा था। पहला डिफरेंस ये हो गया था। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, समझिएगा। कहा जाता है कि गैप ज्यादा होना या कम होना कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है उनके बीच लगने वाले फोर्स के बारे में। ठीक है, ध्यान रखें, हर एक मैटर, सभी मैटर जितने भी हैं उनके सभी मैटर में प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है। इस अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में हम बात करेंगे। हर एक पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स में भी फिजिकल हो सकता है, वो फोर्स में भी केमिकल हो सकता है, वो फोर्स में भी न्यूक्लियर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, हम यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट बात कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फोर्स के बारे में बात करेंगे, केमिकल और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंस के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड में मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स इतना ज्यादा होगा कि वो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल जो है, पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से प्रत्येक पार्टिकल बहुत नजदीक होगा। समझ में आ रही बात? फोर्स ज्यादा है, इस वजह से ही ये बहुत नजदीक है, और नजदीक बहुत ज्यादा होने की वजह से ही क्या है, ये रिजिड है। गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से फोर्स बहुत कम है। ध्यान रखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिकल फोर्स इसमें सॉलिड में ज्यादा होता है, गैस में सबसे कम होता है। जबकि हम बात करें लिक्विड के बारे में तो अगर तो हम इसको F1 फोर्स मान लें सॉलिड में, और इसको मान लें F2, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मानने से किसका F3। तो ध्यान रखें, सबसे ज्यादा फोर्स की वैल्यू कहाँ आएगी, सबसे ज्यादा फोर्स की वैल्यू सॉलिड में आएगी, उससे कम आएगी लिक्विड में, और सबसे कम आएगा कहाँ पे, गैस में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो फोर्स है सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, गैस जो लिक्विड का फोर्स है वो अभी ट्रांजिशन फेज है, यानी मिड में है, किसके, गैस के और सॉलिड के। और डिस्टेंस की बात कर दीजिए आप, D1, D2, D3, यहाँ डिस्टेंस था, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस जो था आपका वो सबसे ज्यादा किस में था, गैस में था, उससे कम किस में था, लिक्विड में था, और सबसे कम कहाँ था, सॉलिड में था। तो ये पहला डिफरेंस आपका बना था डिस्टेंस को लेके, पार्टिकल के बीच के गैप को लेके बात किया था हमने, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स के बारे में। ठीक है, तो फोर्स जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, गैस में सबसे कम है। अगली बात कर रहे हैं हम मोशन के बारे में। ध्यान रखें, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, समझिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल और ये पार्टिकल रिजिड है, अपनी जगह पे फिक्स है। इस वजह से ये इस पार्टिकल को और ये पार्टिकल इस पार्टिकल को मूव नहीं करने देगा, फ्लो नहीं करने देगा, और फ्लो ना करने की वजह से इनका शेप फिक्स होगा और इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। दोनों ही चीजें क्या होंगी, फिक्स होंगी। समझ में आई बात? इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा। इसमें आते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जब बात करते हैं गैस में तो इनका क्या होता है, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच का इतना कम होता है कि वो पार्टिकल को रोक नहीं पाता है मूव करने से।
इस वजह से माना जाता है एक पार्टिकल और अगले पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से ये पार्टिकल मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और इन दोनों का आपस में किसी भी तरीके का बॉन्डिंग है भी तो बहुत वीक है, और इस वजह से ना ही इनका शेप फिक्स होगा और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होगा। समझ में आ रही बात? जहां सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है, फिक्स है, कारण इनके बीच लगने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि मूव करने के लिए, फ्लो करने की इजाजत नहीं दे रहा है। जबकि गैस में बात करें तो इनका जो लगने वाला फोर्स है, इंटर पार्टिकल जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, बहुत वीक है, और इस वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मूव करने से नहीं रोक सकता है। इस वजह से ये पार्टिकल फ्री है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और जब फ्री है तो ये किसी भी कंटेनर में जाने पे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, या सॉरी कंटेनर का शेप नहीं ले लेगा, कंटेनर में पूरे हर जगह फैल जाएगा, और तो कहीं भी ले जाएंगे जिसको कोई शेप नहीं आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका शेप को डिसाइड नहीं होगा, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी की तरह हो जाएगा। वॉल्यूम बात करें तो इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं रहेगा। आप 1 लीटर गैस एक लीटर कंटेनर में रखोगे तो 1 लीटर का वॉल्यूम ले लेगा, आप उसको 50 लीटर में रख लोगे तो उस 50 लीटर को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, जबकि हम बात करें लिक्विड के बारे में, उनके बीच पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स गैस वाले से ज्यादा है, लिक्विड सॉलिड वाले से कम है। फोर्स है तो, बट इतना नहीं है कि वो पार्टिकल को एक फिक्स डिस्टेंस तक मूव करने से रोक पाए। जबकि हम बात करें तो अट्रैक्शन इतना वीक भी नहीं है कि उनका वॉल्यूम फिक्स ना हो। ध्यान रखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस वाले से ज्यादा है, इस वजह से इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड वाले से कम है, इस वजह से शेप फिक्स नहीं होगा, फ्लो करने की टेंडेंसी में बनी रहेगी, पर फ्लो करने की टेंडेंसी इसमें किसमें, लिक्विड में गैस वाले से क्या होगा, कम होगा। गैस वाले से लिक्विड में फ्लो करने की टेंडेंसी कम होगी, और यहां पे ध्यान रखें इनका वॉल्यूम फिक्स होगा बट शेप फिक्स नहीं होगा। समझ में आई बात? शेप इनका फिक्स नहीं होगा, ये जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस था इसके बीच में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आना चाहिए, इसके बाद ही बाकी हम डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।